नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। परवल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। भरपूर पैदावार के लिए बोरो धान की फसल में करें यूरिया का प्रयोग। परवल की खेती हमारे राज्य के दियारा क्षेत्रों में बहुत से किसान भाइयों ने की है और अभी उनकी फसल पुष्पन से लेकर फलन की अवस्था पर है। और इस अवस्था पर फसल में सिंचाई के साथ साथ कीट रोगों की रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। इसलिए फसल में इन सभी कार्यों को आप कैसे करें, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित मौर्य। हाँ, जिन किसान भाइयों ने सितंबर अक्टूबर के महीने में अपनी परवल की फसल लगा रखी होगी, वो इस समय बढ़वार की अवस्था में होगी। इस समय होने वाली जो क्रियाएं हैं, उसमें सर्वप्रथम हमको क्या करना है कि जितने भी पौधे हैं उसके 1 फीट पेरीफेरी यानी 1 फीट वर्गाकार के आकार में हमको थाला बनाना है और पर थाले में हमको डीएपी 20 से 25 ग्राम और उसमें नीम की खली 250 ग्राम यानी 200 से 250 ग्राम नीम की खली डालते हैं और उसमें बालू डालते हैं। बालू इसलिए डालते हैं उस थाले में कि अगर वहाँ की मिट्टी थोड़ी टफ हो या फिर हल्की मिट्टी ना हो तो बालू मिलाते हैं और उसको मिला के पूरा मिट्टी से भर देते हैं। और इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद भी 1 किलो पर थाला के हिसाब से डालते हैं, जिससे कि उसको प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर या उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। इसके बाद उसमें हल्की सिंचाई हम कर देते हैं। हल्की सिंचाई इसलिए करते हैं ताकि वो सही से उसको लीच डाउन हो जाए, सारे न्यूट्रिएंट्स लीच डाउन होकर उसकी जड़ों में जा सके और अच्छी पैदावार मिल सके। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि अगर घास के ऊपर से घास निकल रहा है तो एक इंटरकल्चर ऑपरेशन यानी निकाई गुड़ाई कर देते हैं। ये निकाई गुड़ाई हम तब करते हैं जब इसमें सही से पानी की जो मात्रा है वो मतलब देखें कि थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है, ये नहीं कि नमी ज्यादा है उसी में निकाई गुड़ाई करना शुरू कर दें। परवल के अच्छे विकास के लिए टपक सिंचाई में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से और परंपरागत सिंचाई के लिए 3 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से पानी दें। परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा सूक्ष्म सिंचाई के साथ बूंद बूंद सिंचाई से 18% तक उत्पादन वृद्धि तथा 40% तक पानी की बचत संभव है। और निकाई गुड़ाई करने के बाद इसमें एक काम और करते हैं जो हमारे इसमें आने वाले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है लाल भृंग कीट, जिसको बोलते हैं रेड पंपकिन बीटल। जो रेड पंपकिन बीटल है, ये हमारे पौधों की जड़ों में भी हानिकारक होता है, जो लतर वर्गीय सब्जियां हैं, और इसके फल के लिए भी और इसके तनाव के लिए भी। तो इसको हमको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि हम माइकोबिग्लूटानिल 1 ml या फिर 1 ml पर लीटर के पानी के हिसाब से डाल के इसका हम स्प्रे करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं कि गोबर, वो भी गाय की गोबर का राख में केरोसिन ऑयल मिला के हम सुबह के टाइम में इस छिड़काव कर देते हैं पत्तियों पे, ताकि जो इसके वयस्क कीट हैं उसके पत्तियों को ना खाएं। और इसके नीचे जड़ों को अगर जो हानि पहुंचाते हैं, इसके जो शिशु होते हैं, उसको रोकने के लिए हम क्लोरोपाइरीफास का 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सारे जड़ों के पास में हम एप्लीकेशन कर देते हैं पर थाले में, ताकि इसके जड़ों को वो हानि ना पहुंचाए। और अगर इसके वयस्क को रोकना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नाग एक दवा आती है जो साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपाइरीफास का एक संयुक्त मिश्रण होता है, उसका 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के हम स्प्रे कर देते हैं, जिससे इसको रोका जा सकता है और बचाव किया जा सकता है। इसमें हम ये जो नीम की खली इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारे पौधों की जड़ों में निमेटोड्स लगते हैं, वो निमेटोड्स मोस्टली पुराने खेतों में लगते हैं, जो 1 या 2 साल से पुराने हो चुके होते हैं, उसी को हम लगातार प्रयोग करते हैं। उसको रोकने के लिए इसमें हम नीम की खल्ली का उपयोग करते हैं।
परवल में अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पों से फल नहीं बनते हैं, बल्कि वे मादा पुष्पों में परागन का कार्य करते हैं, जिसमें मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफेद होते हैं, जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफेद होता है। इसके नीचे गर्भाशय जुड़ा रहता है, जो कुछ दिनों में परागण के बाद बढ़कर फल बन जाता है। इसलिए नर फूलों को तोड़कर मादा फूलों पर हाथ से परागण करना चाहिए, जिससे फल अधिक बनते हैं। किसान भाइयों को ये भी इसमें देखना है कि इस समय धीरे धीरे टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, तो किसान भाई लगातार अपने खेतों में भ्रमण करते रहे और देखें कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उस खेतों में प्रॉपर नमी नहीं है, तो उसके हिसाब से हम पानी का उसमें पानी देते रहते हैं। तो इस समय टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ तो 7 से 8 दिन के अंतराल पे हम पानी दे सकते हैं, जिससे कि खेत में जो पौधे हैं उसकी अच्छी तरह से बढ़वार हो सके और अच्छी उपज किसानों को मिल सके, जिससे उनके उपज बढ़ने के साथ साथ उनके इनकम में भी वृद्धि हो सके। जब पौधों में नए कल्ले फूटने लगते हैं, तब मचान बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। परवल के 2 कतारों के बीच 2 मीटर चौड़ाई में 2 से 2 मीटर की दूरी खंभे गाड़ते हैं और बीच में इस प्रकार सुतली से बांधते हैं कि मचान के रूप में बन जाए। प्रत्येक कतार के साथ 50 सेंटीमीटर खाली स्थान रास्ता छोड़ना चाहिए, ताकि दवा का छिड़काव, निकाय, गुड़ाई, सिंचाई तथा फलों की तुड़ाई आदि कृषि क्रियाओं को आसानी पूर्वक किया जा सके। लताओं को मचान पर सुतली के सहारे चढ़ाना चाहिए। मचान मजबूत बनाना चाहिए, ताकि वर्षा ऋतु में गिरने न पाए। परवल की खेती में एक और इंसेक्ट लगता है, जिसको हम फ्रूट फ्लाई या फिर फल मक्खी बोलते हैं। फल मक्खी हमारे फलों को डैमेज करती है, उस फलों को छेद करके घुस जाती है और फल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसको रोकने के लिए हमको डाइमेथोएट 1 ml 3 लीटर पानी में मिला के हम स्प्रे करते हैं, जिससे कि फल मक्खी को रोका जा सके। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में बहुत से किसान बोरो धान की खेती करते हैं और इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए धान की उन्नत किस्मों की बुआई कर रहे हैं। खेतों को यूं ही छोड़ देते हैं, लेकिन किसान भाइयों, केवल उन्नत किस्मों से अच्छा उत्पादन नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए फसल में यूरिया का प्रयोग फसल की मांग के अनुसार भी करना पड़ता है। तो धान की फसल में यूरिया का प्रयोग किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के डॉक्टर मयंक घोष। धान नहीं, सभी फसलों में, खरीफ में या रबी में, सभी फसलों में नाइट्रोजन के उपकार, नाइट्रोजन का मतलब जरूरी बहुत ही सबसे ज़्यादा होता है। अब धान का लंबा किस्म का अगर वैरायटी देखा जाए तो उसमें हम लोग 120 किलो नाइट्रोजन मोटा मोटी अंदाज में दे देते हैं और 60 किलो पोटास और 40 किलो में 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास ये देते हैं। लेकिन नाइट्रोजन, आप सभी को मालूम होगा कि नाइट्रोजन हम जब 120 किलो नाइट्रोजन, कभी 150 किलो, कभी कभी कुछ किसान 160-70 इतना भी, मतलब उनको मालूम नहीं है कि हमको ज़रूरत है या नहीं है, या ऐसे करके नाइट्रोजन हम लोग दे देते हैं। नाइट्रोजन को हम लोग कभी मिट्टी जांच करके या पौधा का सही में ज़रूरत है कि आप उस खेत को क्या नाइट्रोजन का भूख है, ये कभी हम लोग कभी आज तक नापते नहीं है, हम लोग अंदाज में दे देते हैं। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है, जो कि पौधों की पत्तियों में ग्रीन प्लास्टिड्स यानी हरित लवकों का निर्माण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य फसलों का निर्माण करने में सहायता करते हैं। इसके कारण फसल की तेजी से दैहिक वृद्धि होती है, जिसमें अच्छे फल एवं फूल लगते हैं। लेकिन इसकी अधिकता और कमी दोनों फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट डालते हैं। जरूरत से ज्यादा अगर हम नाइट्रोजन देंगे तो उससे क्या क्या बीमारी हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कत हो सकते हैं, हम क्यों नहीं देंगे। अगर ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो उसमें बीमारी बहुत ज़्यादा लगता है। पौधा क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, पौधा फूल जाता है, उसमें पानी ज़्यादा चला जाता है अंदर, नाइट्रोजन थोड़ा सक कर लेता है, एकदम पौधा एकदम पूरा
साकुलेंट ज़्यादा हो जाता है उसके हिसाब से, तो उसमें बीमारी ज़्यादा आता है, उसमें कीड़ा ज़्यादा आता है, ज़्यादा देने से गिर भी सकता है। नुकसान कैसे हो रहा है, नीचे से जा रहा है मिट्टी से, ऊपर से एकदम पूरा भस्मीभूत होकर नाइट्रोजन निकल जा रहा है, कुछ नाइट्रोजन दूसरा जमीन में जा रहा है, ठीक है, जितना दे रहा है। इसलिए अनुसंधान करके देखा गया है कि 30 से 40% नाइट्रोजन हमारा उपयोग होता है। तो नाइट्रोजन उपकार भी है, नाइट्रोजन का उसका मतलब नुकसान भी बहुत है। नाइट्रोजन आपको सटीक समय में, सटीक टाइम में, सटीक मात्रा में, सटीक उसका सोर्स भी होना चाहिए। ऐसे देने से नाइट्रोजन का क्षमता उसका बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोगों के पास, जैसे हम लोगों के पास ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं लीफ कलर चार्ट। इसमें देखिए, इसमें 5 पैनल है, 1 2 3 4 5। इसमें देखिए शुरू में थोड़ा सा इसका जो रंग है आपका हल्का हरा पीला टाइप का, थोड़ा सा पीला। उसके बाद थोड़ा सा इसका थोड़ा डार्कनेस, गाढ़ापन बढ़ रहा है, इधर से जितना जाएंगे गाढ़ापन बढ़ रहा है। तो इससे मेजर करके हम लोग कैसे देते हैं, तो इसका मतलब ये देखिए, हरापन कम, क्लोरोफिल कम, क्लोरोफिल कम, नाइट्रोजन कम, हरापन ज़्यादा, क्लोरोफिल ज़्यादा, क्लोरोफिल ज़्यादा तो नाइट्रोजन ज़्यादा। ये किसान भाई एकदम समझ जाइए आप। तो देखिए, ये अगर रंग जिस पत्ता से मैच करेगा, ये दोनों रंग, तो इसको हम नाइट्रोजन नहीं देंगे उस खेत में, क्योंकि हमारा इसमें हरापन ज़्यादा है, क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन हमारा ज़्यादा है। हम अगर 3 नंबर पे जाएंगे, ये कलर अगर मैच करेगा तो हमको देना ही पड़ेगा नाइट्रोजन, क्योंकि ये साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग की अनुसंधान करके देखा गया है कि अगर मान लीजिए इसमें अगर 10 में से 60% यानी 6 पत्ता अगर नाइट्रोजन इसका 3 पे आ रहा है, अगर मैच कर रहा है, तो उसमें 20 से 25 किलो नाइट्रोजन उसी दिन तत्क्षणात दे दीजिए। तो ये देखिए हम कैसे मैच करेंगे। ये हम लोग फुल्ली एक पत्ता लेंगे, जो पत्ता मान लीजिए एकदम पूरा मैच्योर है, ठीक है, ये एक पत्ता हम लेके इसके साथ इसको मैच कराएंगे। इसके हमने मैच करा रहा है, इसका देखिए, इसको हम देख रहे हैं कि ये पत्ता ये करीब पैनल 3 में इसका देखिए एकदम मैचिंग हो रहा है। पैनल 3 में देखिए लगभग, थोड़ा ये आंखों का एस्टिमेशन है, आपको आंखों से पता करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें से नहीं होगा, ये ज़्यादा गड़ा है, ठीक है, इसमें से नहीं होगा, ये भी थोड़ा ज़्यादा गड़ा है। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हालांकि ये भी चलेगा, हाँ, ये भी थोड़ा, ये हल्कापन लग रहा है, फिर भी मुझे लग रहा है, अपने आंखों से मुझे लग रहा है ये 3 पे मैच कर रहा है। ऐसे करके अगर 6 पत्ता अगर ऐसा हमको मिल जाएगा तो हम इस टाइम खाद देंगे। ऐसे देखिए, आपको इस खेत में अगर थोड़ा सा आप किसान अपना अनुभव से देखिए, थोड़ा पीलापन नज़र आ रहा है, तो हमको उसको मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, क्या सही में देने का टाइम है, पीलापन नज़र तो आ रहा है, लेकिन हम क्या सही में देंगे, तो इसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट। तो इसको आंख में देख के विश्वास करके आपको हम लोग देते हैं। इस पे भी हम लोग खाद को बचत कर पाएंगे। इस पे अगर सही से किसान भाई लोग करेंगे तो हम लोग करीब 15 से 20 किलो ज़्यादा भी हम लोग खाद बचत कर पाएंगे। जैसे हम बोला लीफ कलर चार्ट। दूसरा है हम क्लोरोफिल मीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट बाज़ार में नया आया है, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल मीटर। ये क्या करता है, ये पत्ता का डायरेक्ट क्लोरोफिल को मेज़र कर लेता है। आप क्लोरोफिल मेज़र करने के बाद क्लोरोफिल ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन ज़्यादा है, उसमें खाद नहीं देंगे। अगर क्लोरोफिल कम है तो नाइट्रोजन कम है, उसमें हम खाद देंगे। अगर मान लीजिए पत्ता पीला है तो सॉइल में भी मतलब नाइट्रोजन कम है, अगर सॉइल में नहीं होगा तो कैसे लेगा नाइट्रोजन। क्लोरोफिल मीटर पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरी लवक की मात्रा को परखता है और उसके अनुसार स्क्रीन पर रीडिंग प्रदर्शित करता है। रीडिंग का आकलन करने के बाद फसलों में उसी के अनुसार यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो उसका देखा गया कि धान में अगर छोटे किस्म का वैरायटी है 34 से नीचे जाएगा, इसका रीडिंग 34 से अगर नीचे जाएगा तो हम खाद देंगे। इसको हम लोग 10 दिन अंतर कभी कभी कुछ जगह में 7 दिन अंतर हम लोग मेजर करते हैं। लीफ कलर चार्ट से हम दिखा रहे थे, इसमें जरूरी है 3 पे रीडिंग आया, वही देखिए वो भी मैच कर रहा है। ये भी बता रहा है कि इसमें भूख है नाइट्रोजन की। 32.5 मतलब इसमें खाद की ज़रूरत है। आपको जैसे किसान भाई इसमें मान लीजिए ये अभी थोड़ा महंगा है, लेकिन भोपाल में इसका दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, सेम टाइप का है, वो भी क्लोरोफिल मीटर बोलता है। वो 5000 रुपया करके वो लोग रखे हैं भोपाल में। इसको बोलते हैं ग्रीन सीकर। ग्रीन मतलब है हरा, सीकर मतलब वो सिक करता है। ग्रीन सीकर हरापन को ये नापता है। इसको कैसे मेज़र करता है, इसमें ये सब सोलर रेडिएशन के ऊपर मेज़र होता है वेवलेंथ के ऊपर। इसका जैसे आपका कमर जो हाइट है 0.5 मीटर तक, मैक्सिमम 0.5 मीटर तक इसका हाइट होना चाहिए है। इसके बाद इसको लेके पूरा फील्ड में हम लोग घूमते हैं, ठीक है। इसका जो स्वाथ लेंथ है 0.6 मीटर तक ये मेज़र करता है। पूरा लेने के बाद ये ऑटोमेटिक एक रीडिंग आता है। ये देखिए रीडिंग दिया 0.63, यहाँ पे रीडिंग दिया ये 0.63। इसका मैक्सिमम रीडिंग होता है 0.99, वेरी करता है 0.99। अभी 0.63 तक दिया है रीडिंग।
इसका मतलब इसका खाद का कमियां है। हम लोग जनरली देखते हैं अगर 0.65 या 0.7 से अगर नीचे चला जाता है तो खाद का कमियां है, खाद का जरूरत है। इसका कुछ इक्वेशन बना हुआ है। फसलों में इन यंत्रों के माध्यम से नत्रजन का स्तर जानने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखें। जैसे जांच के लिए हमेशा स्वस्थ पौधों का चयन करें। जांच हमेशा सुबह या शाम के समय करें। मशीन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, इसके बाद इनका उपयोग करें। किसान भाई इन मशीनों के प्रति और जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आम के बागों में इस समय बौर से फल विकसित हो रहे हैं। ऐसे में फल और फूलों का झड़ना आम तौर पर देखा जाता है, जो कि पानी की कमी, कीट व्याधियों पर प्रकोप और पोषक तत्वों के असंतुलन के कारण होता है। इसलिए आम के बागों की विशेष देखरेख करना बेहद जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ संजीव कुमार झा से। आपकी फसल वास्तव में आम की दाने मटर के बराबर हो गए हैं। यह ऐसी परिस्थिति है कि आंधी के थपेड़ों से, गर्म हवा से आपकी फसल के नुकसान होने का समय होता है। किसान बंधु, अभी थोड़ी बारिश हुई है, भूमि में नमी है। आप नमी संरक्षित करने का उपाय निश्चित रूप से करेंगे। पौधे पे आपके आम के पेड़ के जहां 12 बजे दिन में छाया गिरती हो, जिसे हम कैनोपी कहते हैं, उसके 1 मीटर भीतर गोलाकार व्यास में आप निश्चित रूप से 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा आप एक नाला खुदाई कर लें, मिट्टी बाहर की ओर रख दें। इसमें हमेशा जल संरक्षण करने की कोई उपाय करें। सिंचाई की व्यवस्था हो तो नमी बिल्कुल उसके जड़ के आसपास संरक्षित रखेंगे। आम का गुजिया कीट, ये सफेद रंग का चपटे आकार का कीड़ा आम की बौर तथा पत्तियों का रस चूसता है। फलस्वरूप पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं। इनकी मादा गर्मी के दिनों माह जून में पेड़ से उतरकर जमीन के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है। इन अंडों से दिसंबर जनवरी में बच्चे निकलते हैं और 2-3 दिन बाद ये पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और फूल एवं फल का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। कि एक कीट जो पेड़ पे चढ़ती है, जिसे दहिया कहते हैं, वह उसकी डंठल से चिपक कर उसके डंठल को कमजोर करती है, जिसके कारण वहाँ एक रस भी स्राव करती है, जिसके कारण वहाँ एक काले रंग की फफूंद पनप जाती है। आपकी फसल की नुकसान होगी। इसे रोकने के लिए सबसे अच्छी उपाय तो दिसंबर में होती है कि आप उसके जड़ों की तमाई करके वहाँ दबा दें। इस समय वर्तमान परिस्थिति में आप क्विनलफॉस या इमिडाक्लोरोपिड, क्विनलफॉस 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे, या फिर इमिडाक्लोरोपिड 17.5% की मात्रा 3 लीटर पानी में 1 ml डालकर एक छिड़काव कर दें। फलों का गिरना। आम के पौधों से फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञात हो चुका है कि आम के फल अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्टेज में गिरते रहते हैं और यहाँ तक कि 99% फल सेट होने के प्रारंभ के 4 सप्ताह में ही गिर जाते हैं। शेष फल बाद में 0.1% मात्र गिरते हैं और आम के फल परिपक्वता की स्थिति में पहुँच जाता है। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे कि परागण की क्रिया में बाधा पड़ना, त्रुटिपूर्ण फूलों का विकास एवं अनियमित सिंचाई, फल के विकास के समय अनुपयुक्त जलवायु तथा कीट एवं व्याधियों के समावेश के अतिरिक्त फलों का गिरना फलों का पूर्ण विकास को प्राप्त न करना भी है। किसान बंधु, इस समय आम के पौधों में सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपके पश्चिम और दक्षिण दिशा से गर्म हवाओं से बचाव के लिए कोई भी न कोई रास्ता होनी चाहिए। ऐसे पौधे जहां आंधी के थपेड़े आएंगे वहां पेड़ आपस में, डालियां आपस में टकरा के आपके आम के, अगर वैसे आम का फल टिकुला गिरना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अधिक नुकसान होने की अवस्था में प्लानोफिक्स नाम की दवा जो मार्केट में आती है, 3 लीटर पानी में 1 ml मात्रा घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं, या 1 टीन पानी में 3 ml मिलाकर आप प्लानोफिक्स छिड़काव करेंगे। इससे आम के फल गिरने रुक जाएंगे। इस समय आम के जो भी
निषेचित फल होंगे, उन्हें बचाने से आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है इमामपुर जिला भागलपुर से रजनीश कुमार ने। आप बकरी पालन और इनकी देखरेख पर जानकारी चाहते हैं तो रजनीश जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बकरी पालन बहुत ही जो प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगना करेंगे, उसमें बकरी पालन और मुर्गा पालन का एक पशुपालन में एक अहम योगदान हो सकता है। खास करके बकरी पालन जो है ये ग्रामीण युवक, ग्रामीण युवतियां, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय का साधन बन गया है। तो इसको सबसे पहले मैं जो बता रहा हूं कि इस बिहार राज्य में सबसे उन्नत नस्ल है अपने घर का एक ब्लैक बंगाल, दूसरा अपने राज्य के लिए सूटेबल है एक बारबरी है, सिरोही है, बीटल है। ये 4 नस्ल बिहार राज्य में बिहार के जलवायु के लिए सूटेबल है। तो इसके रखने के लिए, इसके रख रखाव के लिए एक बकरी के लिए, एक बैस बकरी रखने के लिए मुझे 3 से 4 स्क्वायर फीट की जरूरत होती है। और आवास में मैं बताया कि आवास इसको बकरियां जमीन पे बैठना पसंद नहीं करती है। बकरियां सबसे ज्यादा किसान भाई डरती है तो पानी से, उसको नमी वाला जगह एकदम पसंद नहीं हो। आप जब जो रूम है बैठने के लिए बांस की फट्टी 1 फीट जमीन से ऊपर बना दीजिए, उस पर बैठती है। दूसरा बकरी को खिलाने का ये है कि बकरियां कभी भी आप सामने में टब रख दीजिएगा तो उसका घास नहीं खाएगा। आप जो घास या पत्ता हो तो उसको पेड़ में बांध दीजिए या तो एक लकड़ी का या लोहे का बना लीजिए, तो उसी में लटका के दीजिए। तो बकरी की नेचर है कि वो खींच खींच के खाती है। पत्ता में कटहल, गुल्लड़, पीपल, बरगद, सबसे ज्यादा बकरियां कटहल और गुल्लड़ की पत्तियां पसंद करती है। घास जैसे बरसीम हुआ, नेपियर हुआ, लोबिया हुआ, ये कोई भी घास आप दे सकते हैं जो आपको पसंद, दूब घास हुआ, तो ये सब घास दे सकते हैं। तो इन सब बात पे आप उसको पालन कर सकते हैं। और इसको दाना, बकरियां को कम से कम 4 से 5 घंटा आप चराइए। दाना कम से कम 100 ग्राम से लेके 250 ग्राम प्रतिदिन दाना दीजिए इसको खाने के लिए। चरने के बाद शाम में इसको 100 ग्राम से 250 ग्राम प्रतिदिन दाना दीजिए। उसके बाद ये 4 से 6 महीने में एक कीड़े की, पेट के कीड़े की दवाई दे दीजिए। बकरियां में 2 गंभीर बीमारी होती है किसान भाई, इसमें 2 बीमारी में एक पीपीआर होता है। पीपीआर ये लैटिन नाम है जिसका कि टीकाकरण साल में दिलवाना चाहिए। दूसरा एक टीकाकरण होता है इंट्रोटॉक्सीमिया। इंट्रोटॉक्सीमिया का भी टीकाकरण साल में 1 बार देना चाहिए। इसका बंध्याकरण है, खस्सी बनाने के लिए आप 2 से 4 सप्ताह में इसका आप कास्टेशन कर देना चाहिए, ताकि आप, बहुत किसान भाई गलती क्या करते हैं 2 महीने 3 महीने में कास्टेशन, बंध्याकरण कराते हैं, जिससे कि पाठा की मृत्यु हो जाती है। तो इसको कास्टेशन 2 महीने 4 सप्ताह से मैक्सिमम 6 सप्ताह के अंदर कास्टेशन करवा लें। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार हेतु ओल की उन्नत बुआई तकनीक, फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों का प्रबंधन, किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजा फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।